बहुत से स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर में है और इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो फाइनल ईयर में चाहे वो फार्मडी डिग्री हो या कोई भी बैचलर डिग्री हो, तो उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट के काम के अख्ताम पर या आखिर में एक थीसिस लिखनी पड़ती है। अगर मैं आपको इस थीसिस की अहमियत बताऊं, तो अगर आप एमफिल करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज में स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं, यूरोप या अमेरिका, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसमें एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमारे साथ अपने फाइनल ईयर रिसर्च थीसिस शेयर करें या उस रिसर्च थीसिस का हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट शेयर करें। तो ये उसमें एक रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। अगर आप जितनी अच्छी रिसर्च थीसिस लिखेंगे, तो उतने आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आप फॉरेन स्कॉलरशिप को विन कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो इस रिसर्च थीसिस को मजाक लेते हैं या इसको सीरियस नहीं लेते, तो ये ठीक तरीका नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रीफली कि कैसे एक अच्छी रिसर्च थीसिस लिखी जा सकती है। इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं, तो वो टाइटल आता है कि मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अब एक अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करूं, ऐसा टाइटल जो नोवल हो, नया हो, पहले से यूज ना किया गया हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूं किसी नए ड्रग पर, नए कंपाउंड पर, और मैं उसके इफेक्ट्स देख रहा हूं डायबिटीज में, तो मैं टाइटल में उस ड्रग का जिक्र भी मस्ट ले आऊं, उसका नाम ले आऊं, और जो मेरे डायबिटीज के उसके इफेक्ट्स हैं उसका उसका जिक्र भी मैं मस्ट ले आऊं। तो जो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके समराइज्ड एक टाइटल में सजेस्ट कर सकूं अपने उस रिसर्च टाइटल के लिए। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये किसी भी रिसर्च थीसिस के जो सबसे पहला पेज होता है, तो उस पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, लेकिन यूजुअली ये सबसे आखिर में जब आप काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करेंगे या लिखेंगे। तो इसको मैं सबसे आखिर में डिस्कस करूंगा। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, मेनली ये जो अच्छी थीसिस का इंट्रोडक्शन होता है, तो 7 से 8 पेजेस तक ये हम लिखेंगे। और इसमें हम मेनली फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज पर बात करें, तो हम डायबिटीज को एक्सप्लेन करेंगे, पाकिस्तान में करंटली डायबिटीज का कितना रेशो है, प्रीवेलेंस क्या है, डायबिटीज के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कैसा मैकेनिज्म कैसे डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल से हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी उस फॉर एग्जांपल डायबिटीज को हमने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद हम अपने उस कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेरा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, उसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स है, या उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ब्रीफली मैं उस कंपाउंड को एक्सप्लेन करूंगा, या पहले उस पर अगर कोई काम हुआ हो डायबिटीज के रिलेटेड, तो मैं उसको भी हवाला दे सकता हूँ कि मैं मजीद इस तरह रिलेटेड इस पर काम हुआ है और मैं इसको मजीद देखना चाहता हूँ कि एक इफेक्ट दे रहा है नहीं। और इंट्रोडक्शन में जो तीसरी चीज़ है वो मस्ट हम ये लिखेंगे, क्योंकि चूंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डायबिटीज पर काम करूँ, तो मार्केट में पहले से डायबिटीज के बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। तो एक रिसर्च गैप में क्रिएट करूंगा कि फॉर एग्जांपल वो जो ड्रग्स अवेलेबल है वो या ज़्यादा महंगे है, या उसकी एफिकेसी बहुत कम है, या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का रिसर्च गैप में क्रिएट करूंगा और अपना एक स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा इंट्रोडक्शन में कि मेरा जो कंपाउंड होगा में से वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा सेफ होगा, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। दैट्स वाई मैं देखना चाहता हूँ कि उसके इंट्रोडक्शन डायबिटीज़ में क्या इफेक्ट्स आएंगे, या वो डायबिटीज़ को ट्रीट कैसे करेगा। तो ये जनरल हम इंट्रोडक्शन अपने रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इंट्रोडक्शन में कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि मेरा रिसर्च एम क्या है। रिसर्च एम हमेशा एक होता है और ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो जो मेरा रिसर्च का एम है फॉर एग्जांपल वो ये है कि मैं इस ड्रग की इफिकेसी देख रहा हूँ कि ये इंसुलिन लेवल को कम कर रहा है या नहीं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स फिर मल्टीपल हो सकते हैं, उसका मैकेनिज्म भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या उसका डोज भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कितना डोज, या उसका डोजेज फॉर्म भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन एम जो होता है हमारा वो सिंगल वन एम होता है, और उसके नीचे अकॉर्डिंगली हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये भी हम अपने रिसर्च थीसिस में लिखते हैं। मेथोडोलॉजी क्या होती है? मेथोडोलॉजी ये होती है कि मैं ये रिसर्च करूंगा कैसे, इसका तरीका क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा, इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूंगा। तो उसको कहते हैं मेथोडोलॉजी। उसको फॉलो मैं कैसे करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस रिसर्च की एग्जांपल जो मैंने दी है, तो इसकी जो मेथोडोलॉजी है जनरल में अगर बताऊँ, तो सबसे पहले मैं अगर इन विवो स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं माइस को प्रोक्योर करूंगा, फिर मैं उसको लैब में एक परफेक्ट कंडीशंस में उसको रखूंगा कुछ वक्त के लिए, फिर उसमें मैं डायबिटीज इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उस डायबिटीज उन माइस में लाने का क्या तरीका होगा वो मैं इसमें लिखूंगा। फिर उसको मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा, उनके जो कंट्रोल ग्रुप्स बनाऊंगा, ट्रीटमेंट ग्रुप्स बनाऊंगा, उसका क्या क्या तरीका होगा वो सब इसमें लिखूंगा मैं। आखिर में मैं रिजल्ट एनालिसिस के सॉफ्टवेयर टेक्निक या टूल से करूंगा, तो वो भी मैं इस मेथोडोलॉजी में लिखूंगा। तो इन जनरल जो प्रोसेस स्टार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ और आखिर तक रिजल्ट आने तक जो जो चीज़ें स्टेप्स में फॉलो करूंगा,
तो वो इस मेथडोलॉजी में मस्ट मैं लिखूंगा। तो मेथडोलॉजी सिंपल इसको कहते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस हमारे पास आते हैं, तो रिजल्ट इसको बोलते हैं कि जो मैंने मेथडोलॉजी और एक्सपेरिमेंट कर लिया, फॉर एग्जांपल वो ड्रग मैंने यूज़ कर लिया माइस के ऊपर जिसमें डायबिटीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आया उसने इंसुलिन लेवल को कम किया या नहीं, उसके इफेक्ट्स आए या नहीं, या उसके कोई साइड इफेक्ट्स मैंने नोट किए, या उसने बिल्कुल इंसुलिन लेवल को कम ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैं रिजल्ट्स में नोट करता हूँ और उसके लिखता हूँ। सही है, रिजल्ट्स में ये चीज़ें हम लिखते हैं। और जो डिस्कशन पार्ट में हम लिखते हैं, तो डिस्कशन में हम कंपेयर करते हैं अपने रिसर्च को किसी दूसरे पुराने रिसर्च पेपर के साथ या रिसर्च थीसिस के साथ जो पहले से हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हुआ हो, इंडिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तो अपने सब कॉन्टिनेंट रीजन में कोई पेपर हम देखेंगे और उसके साथ अपना जो रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे इस कंपाउंड की इफिकेसी 30% आई है और इससे पहले भी इस तरह एक काम हुआ था जिसमें इफिकेसी 35% आई थी, या इसी तरह फॉर एग्जांपल 80% आई थी, 85% आई थी, तो मैं इससे अपने डिस्कशन में इसको प्रूव करूंगा कि जो मेरा काम था वो वैलिड था, रेशनल था, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक आए हैं, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा डिस्कशन पार्ट में। कंक्लूजन में आखिर में मैं अपनी रिसर्च थीसिस को कंक्लूड करूंगा कि मैं मेरा जो काम हुआ है उसके क्या क्या रिजल्ट्स और क्या क्या कंक्लूजन आए हैं, उसको जनरली समराइज में विद इन 1 पैराग्राफ में उसको समराइज करूंगा कि मेरे क्या कंक्लूजन है मेरी रिसर्च प्रोडक्ट के। रेफरेंसेस इसको बोलते हैं कि आप थीसिस में जो भी चीज़ लिखेंगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन में लिखें या चाहे वो आप मेथडोलॉजी में लिखें, तो उस जुमले का आप मस्ट रेफरेंस देंगे। आप खुद से नहीं लिख सकते कि आप कहें कि डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई देन नॉर्मल। सही है, नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो ये जुमला अब आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से सीखा है? तो ये तो आप या किसी रिसर्च पेपर से लेंगे पहले से जो पब्लिश्ड हो, या किसी ऑथर से लेंगे, या किसी पब्लिश्ड बुक से लेंगे। तो हम जब ये जुमले लेंगे तो हम उसमें एक रेफरेंस ऐड करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये फला जगह में फला रिसर्च हुई थी और उसमें ऐसा कहा गया था, तो उसका रेफरेंस मस्ट ऐड करेंगे। मेथडोलॉजी जो हम किसी का फॉलो करेंगे, किसी भी रिसर्च पेपर में जो मेथडोलॉजी फॉलो की होगी उसी को हम कॉपी करेंगे और उसी को हम उसका हम रेफरेंस भी देंगे। तो रेफरेंस जनरली इसका अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसे एंड नोट कहा जाता है, उसका अपना एक अलग तरीका है कि रेफरेंस कैसे ऐड किया जाता है, डिटेल्ड तरीका है उसका। लेकिन मस्ट रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन या मेथडोलॉजी में आप जो भी बात लिखेंगे उसका हवाला मस्ट आप देंगे और उस हवाले को बोलते हैं रेफरेंस। अच्छा, जो आखिर में एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट जनरली मेरे रिसर्च थीसिस की फाइनलाइज्ड समरी होती है। विद इन 1 पेज में इसको लिखूंगा और इसमें मैं तमाम जितना भी प्रोसेस होगा इंट्रोडक्शन से लेकर रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन तक, वो सब मैं इस 1 पेज में लेकर आऊंगा। फर्स्ट 3-4 लाइन्स में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की समरी लिखूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं, किस कंपाउंड पर कर रहा हूँ। फिर मैं एम्स को उसमें लिख दूंगा 1 लाइन में। उसके बाद मैं मेथडोलॉजी को 3 से 4 लाइन्स में लिख दूंगा कि मैंने कैसे किया। उसके बाद में आखिर में रिजल्ट्स और डिस्कशन को लिख दूंगा और आखिर में मैं उसको समराइज कर दूंगा इन शॉर्ट। लेकिन चूंकि ये रिसर्च थीसिस काफी बड़ी होती है, इट इज फ्रॉम 35 to 40 पेजेस, तो उस सब को मैं 1 पेज के एब्स्ट्रैक्ट में लेकर आऊंगा, अपनी पूरी समरी को समराइज करूंगा और उसको इस 1 पेज में लेकर आऊंगा। मेनली ये 1 पेज होता है, 12 से 12 to 14 लाइन्स इसमें होते हैं और उसमें मैं अपनी पूरी रिसर्च की स्टोरी उसको समराइज करता हूँ। तो ये ब्रीफ डिस्कशन थी अबाउट थीसिस राइटिंग। इसमें कोई भी सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।